हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। ठीक ठाक सी कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली है मैंने अभी 2-3 दिन में। चलो ठीक है, देखते हैं आगे कब तक रहती है। आप लोगों के रिस्पांस भी आए, अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा ऐसे ही बनाए रखें, मैसेज व्हाट्सअप वो नहीं, मतलब कमेंट वमेंट करते रहो, पता चला व्हाट्सअप पे आंसर लिख के भेज दो आप। पहले पढ़ लो फिर लिख लेंगे। देखो यार, ये ऑनलाइन तो ऐसा है, लॉकडाउन पीरियड का कुछ नहीं से कुछ अच्छा वाला सीन है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा वाला सीन है। ये संपूर्ण नहीं हो सकता। मज़े तो ऑफलाइन में आते हैं, मज़े तो वहीं आते हैं, बोर्ड मारकर सामने पब्लिक दिखे, इधर से कुछ बताओ उधर से 4 सवाल आए, उसमें मज़े आते हैं। ऑनलाइन में मज़े नहीं। लाइव भी ले लो तो भी क्या मज़े होंगे। तुम क्वेश्चन लिखोगे, नीचे पढ़ते रहो क्वेश्चन, अच्छा कुछ लिखा इसमें, क्या लिखा अल्लाह जाने, पता ही नहीं चल रहा कौन देख रहा, कौन देखते देखते मोबाइल चला रहा, कौन व्हाट्सअप कर रहा। मज़े तो वहीं आते हैं, पर ठीक है। और वो मज़े भी आते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। अगर ऑनलाइन से ही पढ़ाई हो रही होती तो कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती, क्लासेस नहीं होती, क्योंकि मोबाइल पे तो सब चीज़ अवेलेबल है। तो ये एक मेकशिफ्ट है और कुछ नहीं है, पर ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो। अगर फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो चलो। तुम भी मान लेना लॉकडाउन में बेरोजगारी काटी, मैं तो वो मान ही रहा हूँ। ठीक, फ़ायदा हो जाए तो बता ज़रूर देना। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, पहली बात, विसिल क्या? विसिल मतलब सीटी, बराबर सील। अब सीटी मारने का हमारे टाइम पे जो उद्देश्य हो गया है वो बड़ा गलत वाला हो चुका है। सीटी मारना मतलब छेड़छाड़, लाइन मारने वाला संबंध में, कि किसी लड़कन्या को परेशान करने का सीन है, सुंदर कन्या को सीटी मारना। एक्चुअल में सीटी इसलिए ईजाद नहीं की गई थी। सीटी का ईजाद करने का मेन जो है, जिसने भी की हो, जब भी सीटी का मेन उपयोग किया जाता था सिग्नल पहुंचाने में, अपनी प्रेजेंस बताने में, गुप्त सूचनाएं उधर उधर करने में। वो सीटी विसल के साउंड अलग अलग हो सकते ना, 3-4 टाइप से तो मैं ही मान लेता हूँ। तो अलग अलग साउंड से अलग अलग सूचनाएं पहुंचाई जाती थी, वो था विसल। अब मान के चलो, एक व्यक्ति है जो एक सरकारी विभाग में क्लर्क का काम करता है और देख रहा है मेरे विभाग में भयंकर तरीके से घोटाला चल रहा है, गबन चल रहा है, बड़े बड़े स्कैम चल रहा है, सब नीचे से ऊपर तक सब शामिल है। जिस आदमी को भ्रष्टाचार रोकना चाहिए वो खुद भी उसमें शामिल है। अगर वो व्यक्ति भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करता है तो वो कहलाएगा विसिल ब्लोअर, क्योंकि उसने सीटी मारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक हो चाहे ना हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी महकमे में काम करता हो चाहे ना करता हो, अगर वो सरकारी धन के दुरुपयोग के बारे में सूचना देता है, वो किसी ऐसे घोटाले की सूचना देता है जो सरकारी संस्थान के अंदर चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विसिल ब्लोअर। ठीक, तो उस विसिल ब्लोअर के साथ दिक्कत यह है कि अगर वो सूचना देगा तो उसकी जान को खतरा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। तो उसको बचाने का जो प्रावधान किया गया है भारत की संसद के द्वारा, वो है विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। 6 अध्याय हैं, 31 धारा हैं, काम की चीज़ नहीं, मैंने नोट्स में लिख दिया था इसलिए बता भी दिया। ठीक, क्या शानदार चीज़ें हैं इसमें, ज़रा देखना। सबसे पहले, जो व्यक्ति विसिल ब्लोअर है उसको सुरक्षा देने की बात की जाएगी, अच्छी बात है। जो आदमी विसिल ब्लोअर है उसकी सूचना, जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अगर आवश्यक हुआ तो उसकी जानकारी क्या रखी जाएगी? गुप्त, पता नहीं चलने देंगे किसने सूचना दी। मेरे विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा था, मैंने सूचना दे दी और मैंने उनको बोला साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर आपने ओपन कर दिया, किसने बताया, ये विसिल ब्लोअर कौन था, तो मेरी नौकरी पे खतरे पे आ जाएगी, शायद जान से मर जाऊँ। तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे नाम, मेरे गांव, पते को सब क्या करेंगे, गुप्त रखेंगे। किसने किया भाई, हमको नहीं पता, हमारे पास खबर थी, हमने जांच की, आप भ्रष्टाचारी पाए गए, आप अंदर जाओ, मेरा संरक्षण होगा। इसमें मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगली बार भ्रष्टाचार का उजागर करने का। जो नया आदमी करना चाहेगा उसको भरोसा रहेगा कि भाई मेरे पास क्या है, प्रोटेक्शन है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक, इसमें एक चीज़ अच्छी की गई है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जो विसिल ब्लोअर सूचना देगा, उस सूचना के तहत जो आदमी पकड़ाएगा, भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ भी सूचना दी गई, जैसे मैंने मान के चलो सूचना दी मिस्टर एक्स के खिलाफ कि ये डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, जो व्यक्ति सूचना देगा उसको, उसकी सूचना को केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर विभिन्न जांच एजेंसियां उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर एक पेज ऐसा है कि सूचना देना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है विसिल ब्लोअर होना, लेकिन अपनी दुर्भावनापूर्वक या फिर फर्जी या फिर गलत अगर कोई आदमी विसिल ब्लोइंग करता है, कोई आदमी गलत, फर्जी, दुर्भावनापूर्वक कोई सूचना देता है भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे अधिकारी भ्रष्ट हैं तो एक्चुअल में होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरे अधिकारी ने मेरे बारे में, मेरी जो CR बुक होती है, कैरेक्टर रोल, जो मैं नाम गलत कर रहा था उसका, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, अगर उसमें मेरे अधिकारी ने मेरे बारे में बुरा लिखा है, जो पता नहीं चलता एक्चुअल में, पर हाँ पता रहता है कि अपना बॉस अपने से चिढ़ता है, तो मैं अपने बॉस की जानबूझ के झूठी शिकायत ना करूँ, जो करूँ सही करूँ। ठीक, ये इसके प्रावधान है। अभी देखना प्रावधान में इसी से इसकी कमियां निकल के आएंगी। ठीक, विसिल ब्लोअर लोक सेवक भी हो सकता है और लोक सेवक नहीं भी हो सकता है। मैं मेरे डिपार्टमेंट की भ्रष्टाचार की सूचना दूंगा तो लोक सेवक होते हुए विसिल ब्लोअर हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी बजाय कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पत्रकार हो, तो वो पत्रकार था लेकिन उसने भ्रष्टाचार का उजागर किया, वो भी विसिल ब्लोअर हो गया। अगर आप में से लोग बाग अवेयर होते हो, हम तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को देखे हैं पास से। MP में हुआ था व्यापम घोटाला, हाँ जी, डॉक्टर सागर से PMT व्यापम घोटाला ओपन हुआ था, बाद में पता चला था पूरा व्यापम ही फर्जी है। और एक महा घोटाला है, बहुत ही बड़ा घोटाला है जिसकी जांच कभी पूरी हुई नहीं और उम्मीद भी नहीं हो, क्योंकि न जाने कितनों के नाम आएंगे और किस किस को सज़ा दी जाएगी। उसके एक बड़े फेमस विसिल ब्लोअर हुए हैं डॉक्टर आनंद राय सर। मैं जब फर्स्ट ईयर डेंटल में एडमिशन लिया था तब डॉक्टर आनंद राय सर सेकेंड ईयर PG थे, वो विसिल ब्लोअर थे उस केस के। व्यापम घोटाले को उजागर करने के 3 मुख्य विसिल ब्लोअर थे। एक डॉक्टर आनंद राय सर थे, एक ग्वालियर का एक लड़का था जो PMT में खुद बहुत फाइट किया, नहीं निकाल पाया, एक वो था उसने दस्तावेज प्रोवाइड कराए थे, और एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनने एक्चुअल में इसकी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्यापम को कंप्यूटर सुधारने गए थे और वहाँ से उनको डाटा मिला था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये 3 विसिल ब्लोअर थे, और इसी विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के तहत हमने आँख से देखा है, मैंने खुद ने, डॉक्टर आनंद राय सर अपनी बुलेट से चलते थे और उनके पीछे एक कांस्टेबल बैठा रहता था बंदूक लेके, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो ये है विसिल ब्लोअर का भाई का। लेकिन विसिल ब्लोअर के साथ इतनी परमिशन दी, लेकिन कुछ बाध्यताएं भी होनी चाहिए। अगर कोई फौजी बोले, कोई जज बोले कि ये फौजी से अच्छा समझ आएगा, कोई फौजी बोले कि मैं तो अपने यहाँ की पारदर्शिता अपनाना चाहता हूँ फ़ौज में, और फ़ौज की सब सूचनाएं बाहर देना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? फ़ौज की सब सूचनाएं बाहर देने से चलो माना भ्रष्टाचार भी उजागर होगा, लेकिन क्या फ़ौज का वो मनोबल बना रहेगा? क्या फ़ौज की गोपनीय सूचनाएं बाहर आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को, चाइना को, दूसरे देशों को पता चल जाए? नहीं। तो न्यायालय हुआ, ठीक, सशस्त्र बल हुआ, न्यायालय कौन से? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निम्न वाले नहीं, उच्च न्यायालय मतलब ऊपर वाले, हायर जुडिशरी, उच्चतर न्यायालय, इनको और सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया है। उसमें विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 लागू नहीं होगा। दूसरा, पड़ोसी देशों के साथ जहां दुश्मनी वाला मामला आ जाए, दूसरे देशों के साथ फॉरेन पॉलिसी आ जाए, लोक व्यवस्था आ जाए, भारत की एकता और अखंडता का मामला आ जाए, वहाँ पर विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होता है। बराबर कहानी। तो ये है भाई विसिल ब्लोअर अधिनियम, इसके क्या क्या प्रावधान है मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक, अब बड़े अच्छी कहानी आती है। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का सीन क्या, 2011 में लोकसभा में पारित हुआ, ठीक, 2014 में इसको राज्यसभा में लेके आए, लेकिन फिर लागू नहीं किया। फिर मोदी सरकार ने लेके आई विसिल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक 2015। क्या लेके आई? विसिल ब्लोअर संरक्षण संशोधन विधेयक 2015। लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में लंबित था। करंट स्टेटस मैंने चेक नहीं किया, जहाँ तक मेरा ख्याल है राज्यसभा में लंबित है, पास नहीं हुआ। ठीक, अब लोग फिर आनंद राय सर को कैसे प्रोटेक्शन है? अरे भाई विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन थी, बिना इस कानून के भी थी, देना पड़ता था, कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन दी थी। एक अभियुक्त थे वहाँ पर व्यापम घोटाले के, जिनने कोर्ट में उनको मारने की धमकी दी थी, तो जज साहब ने बोला था इनको प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि विसिल ब्लोअर है, तो प्रोटेक्शन वहाँ से मिली थी। अगर ये कानून बन जाएगा तो जज को ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
बिना उसके मिल जाएगा। सोचो ना, अगर तुमको तुम्हारी जान की, तुम्हारी नौकरी की पूरी वो है, क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी है, तो क्या तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो? हाँ, अगर तुम्हारे गुण होंगे सत्यनिष्ठा वाले, अगर तुम्हारे गुण होंगे ईमानदारी पारदर्शिता वाले, तो शायद तुम आवाज़ उठा भी दो। इसीलिए तो ये लेके आए हैं बिल, वरना क्यों लाते। ठीक, चलो अगली कहानी पे आते हैं। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के सामने चुनौतियाँ। अरे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। नंबर 1 तो लागू नहीं हुआ। स्टेटस देख लेना, करंट लागू हुआ है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक, लागू क्यों नहीं हुआ? साफ साफ दिख रहा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, चाहते नहीं है संसद में बैठे लोग, अगर चाहते तो काम हो जाता। चलो, और अंग्रेज भारत में आए थे भारत को उपनिवेश बनाने, और आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें एक चीज़ अच्छे से समझी होगी, उपनिवेश की खासियत क्या होती है। एक होता है औपनिवेशिक देश और एक होता है मातृ देश। औपनिवेशिक देश भारत, मातृ देश ब्रिटेन। पूरा टारगेट रहता है औपनिवेशिक देश से पैसा कहाँ लेके जाया जाए, मातृ देश में। मातृ देश को अमीर बनाते जाओ, औपनिवेशिक देश को गरीब बनाते जाओ। ऐसे में अगर धन के निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने जो दिया, अगर उसके कोई सबूत कोई सरकारी कर्मचारी देना चाहे तो क्या अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता? कोई अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तानी है ये बोलना चाहे अंग्रेज़ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भारत का पैसा लूट रहा है, तो अंग्रेज़ होने देंगे क्या? इसके लिए अंग्रेज़ लोग लेके आए ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923, सरकारी गोपनीयता कानून 1923। ये कानून कहता है कि सरकारी चीज़ काम जो है वो गोपनीय तरीके से होना चाहिए, सरकारी दस्तावेजों को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप सरकारी महकमे के सदस्य होकर, मतलब सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी डॉक्यूमेंट्स को आप बाहर निकालते हो तो आपके उस किसके अंदर आ जाओगे, आप आ जाओगे अपराध की श्रेणी में, क्योंकि इस ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट बोलता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आने चाहिए। एक तरफ आपका ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 बोलता है सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आने चाहिए, दूसरी तरफ कहता है विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 क्या कहता है कि इसको बाहर लेके आओ, भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करो। दिक्कत है, दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, सरकारी सीक्रेसी को क्या कहेंगे यार, गोपनीयता, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 जो है ना वो आज भी लागू है, भारत में कभी खारिज नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के टाइम के कईयों चीज़ खारिज नहीं किए, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन में केवल गोरे चले गए लेकिन यहाँ काले अंग्रेज बैठ के शासन करने लग गए। ये मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट एक चुनौती है इसकी। एक चुनौती तो क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, दूसरा लागू नहीं हुआ, तीसरा ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है। अगर आप लोगों को याद हो तो अपने लास्ट 2 लेक्चर में बार बार एक बंदे का नाम लिया है, संथानम समिति, जो भ्रष्टाचार के मामले की बड़ी समिति है। इस संथानम समिति ने बोला था ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को खारिज किया जाए, लेकिन आज तक किया नहीं गया। ठीक, कर सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट है जैसे फ़ौज है, जैसे सीबीआई है, जैसे आसूचना, मतलब आपके इंटेलिजेंस के जितने डिपार्टमेंट है इसमें आप मत करो खारिज, इसमें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट रहने दो, क्योंकि इनकी सूचनाएं बाहर आएंगी तो देश का नुकसान होगा, तो आप इनमें खारिज मत करो। लेकिन अब जैसे शिक्षा विभाग हुआ, आदिम जाति कल्याण विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, इसमें क्या ज़रूरत है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट रखने की? ओपन कर दो भाई, जो सूचनाएं सबके लिए कॉमन है, आम जनता के हित की हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक, इसमें एक प्रावधान तो आपको याद है, दुर्भावनापूर्ण या फिर गलत या भ्रामक जानकारी देने पर सामने वाले को दोषी माना जाएगा। मतलब मैं विसिल ब्लोअर हूँ और मैंने जानबूझ के झूठा झूठा आरोप लगाया किसी पे, मिस्टर एक्स पे, तो उसके लिए मैं अपराधी घोषित होऊंगा। चलो अच्छी बात है, मानता हूँ होऊंगा, लेकिन कई बार इसका प्रावधान का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, अब मैं अपने बॉस को बोलना चाहता हूँ तो भ्रष्टाचारी है, और वो बहुत ही बड़ा आदमी है। मैंने अपनी तरफ से तो विसिल ब्लोअर का काम कर दिया कागजों का, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी है कि उसने उस जांच पड़ताल को भी क्या कर दिया, अपने पक्ष में मोड़ लिया। सज़ा किसको मिलेगी? गलत कौन कहलाएगा? मैं। तो क्या मैं अगली बार हिम्मत करूँगा ऐसा काम करने का? ये हतोत्साहित करने वाला एक प्रावधान है। तहलका मूवी है, धर्मेंद्र जी, मुकेश खन्ना, आदित्य पंचोली, नसरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी। हाँ, उसमें शम्मी कपूर साहब रहते हैं जनरल, और उनका अर्दली बनता है गुलशन ग्रोवर, और जनरल साहब उस मूवी के हिसाब से रहते हैं देशद्रोही।
तो जब गुलशन ग्रोवर इनको रंगे हाथों पकड़ता है ये देशद्रोही है, तो गुलशन ग्रोवर को शम्मी कपूर जनरल साहब बोलते हैं, अपने अर्दली मतलब चपरासी, अपने चपरासी को बोलते हैं, तो बहुत छोटा आदमी है, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। वही सीन इमेजिन करो, वो छोटा आदमी विसिल ब्लोअर बनना चाहता है, तो क्या उतना बड़ा आदमी उसको उसकी बात को सत्य साबित होने देगा मार्केट में? जो जांच करेंगे उसके बराबरी के ही होंगे, क्योंकि उतने बड़े लेवल का आदमी तो कोई होगा नहीं, तो वो क्या कर देगा, पूरी पूरी जांच को ही गोल घुमा देगा। अब दोषी कौन कहला गया? गुलशन ग्रोवर। सजा किसको मिलेगी? गुलशन ग्रोवर। तो ये विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दे रहे हो कि उसको हतोत्साहित कर रहे हो? हतोत्साहित कर रहे हो। तो यहाँ पे एक मामला होता है, इसके प्रावधान भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करने वाले होते हैं। चलो माना। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में एक सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि अभी तक सही से लागू हुआ नहीं है। अगर लागू हो जाएगा तो बात अलग है, वरना क्या होता है, विसिल ब्लोइंग करने वाले आदमी को, ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार की सूचना देता है, उसको प्रताड़ित करना, उसको धमकी देना, मारपीट करना, यहाँ तक जान से मार देना जैसी चीज़ें भी देखी गई हैं। कैसे प्रताड़ित करने का मतलब ये नहीं केवल मारा जाए। सरकारी विभाग में एक आदमी है और वो भ्रष्टाचार खिलाफ है, अकेला ही है, वो अकेला गब्बर है अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, और बाकी सब भ्रष्टाचारी है, तो हो सकता है उसका सामूहिक बहिष्कार कर दे, पूरे डिपार्टमेंट में उससे कोई बात नहीं कर रहा। आप इमेजिन करके देखो ना, आप खुद इमेजिन करो, 60 लोगों का एक डिपार्टमेंट है और एक आदमी है जिसको पूरे डिपार्टमेंट ने बहिष्कार कर दिया। वो एक्चुअल में अपना काम कभी कर पाएगा? वो कभी मानसिक तौर पे सही रह पाएगा उस जगह पे? कभी नहीं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में की जाती है विसिल ब्लोअर के साथ। इसलिए भाई साहब क्या कहा जा रहा है कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं। और अभी मोदी साहब सरकार का एक नया शाखा आया है, अभी तक उसको ला नहीं पाए हैं। आरटीआई में संशोधन जब कर रहे थे तो इस संशोधन को लाना चाह रहे थे, पर ला नहीं पाए। चाह रहे थे कि आरटीआई अधिनियम में संशोधित करके विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को उसी में डाल दिया जाए, उसकी धारा 8(1) के अंदर शामिल कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया गया तो विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम अपने आप में क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो, जहाँ के पूरा एक कानून दिया जा रहा है उसको, इस चीज़ के लिए पूरा कानून बनाया जा रहा है, उस कानून की जगह क्या बना दिया गया? एक किसी बड़े कानून की एक छोटी सी धारा बना दी गई। वेटेज कम होगा कि नहीं होगा? अपने खुद के जंगल के शेर बन के रहने से अच्छा है अपना एक कानून खुद का रहे, एज़ कम्पेयर टू एक दूसरे कानून में आप छोटा सा वो बन जाओ। अपने जंगल में, बड़े से जंगल में अपना कुत्ता बन के रहना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जू सर्कस के अंदर शेर बन के रहना। तो अभी जो विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जंगल में अपना खुला घूमने की पावर रख रहा है, अगर बना तो उसकी जगह आप क्या करना चाह रहे हो? उसको आरटीआई के अंदर शामिल करके सर्कस का शेर बनाना चाह रहे हो। अगर क्वेश्चन आया एटमैक्स तो क्या है? विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम क्या है, प्रावधान लिखिए, ठीक है। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके समक्ष चुनौतियाँ लिखिए, ठीक है, क्या है क्या, या फिर और अगर टफ लेवल पर जाएँ तो क्या विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम भारत में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सहयोगी साबित होगा? तो यही प्रावधान वाली बातें हैं, फ़ायदे वाली बातें हैं, आना यहीं से है। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लास में चाहे जो सब्जेक्ट साइंस में लेता हूँ, पेपर 3 आप लोगों का पूरा पेपर 3 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ठीक, नए सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग कंप्यूटर भी, और टेक्नोलॉजी में मतलब वो जो अब नए सिलेबस में जीपीएस, जीआईएस वो सब शामिल है। वो पहले हम उसको टेक्नोलॉजी में ही पढ़ते थे, अब उसको वेटेज बढ़ा दिया उसका। तो ये एक टॉपिक है जिसका वेटेज बढ़ गया है, सब मैं ही लेता हूँ। एथिक्स अपन जो भी ले रहे हैं क्लास, जो भी क्लास होगी उसमें से अपने नोट्स में से 70+ आएगा ही आएगा। 70+ आएगा तो पढ़ाने का मतलब है, वरना तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, इसीलिए नोट्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं। आप चाहो कि जरा से में नोट्स ख़त्म हो जाए तो नहीं पॉसिबल, इसलिए नोट्स लेंदी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी ये अब ऑनलाइन की क्लास तो छोटे में ख़त्म हो जाती है, वो कितना ही खींचूँ। अगर क्लास रिकॉर्ड करी होती तो बात अलग होती है, उसमें बहुत लंबा टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या कितना ही खींचो, बोरिंग होने लगता है, तो इतनी देर में लेक्चर ख़त्म हो जाता है। लग सकता है आपको लेक्चर थोड़ा छोटा है, लेकिन नोट्स बनाए, लिख ले और एक बार लेक्चर देख के समझने की कोशिश करें, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। दार्शनिक, केस स्टडी ये ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि केस स्टडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके व्यूज़, और दार्शनिक का सीधा सा कंसेप्ट है, अभी पढ़ा अभी लिखा, बिना उसके दार्शनिक नहीं आने वाला। बाकी तो अपन कर लेंगे। हाँ, आप लोगों से 2 चीज़ें,
एक तो सामवेगिक बुद्धिमत्ता जो जूम क्लास में हुआ था उसके नोट्स जिसके पास हो PDF वो सेंड कर दे मुझे। दूसरा रेगुलर क्लास जो अपने हॉल में होती थी उसमें मैं अभिवृत्ति ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। हाँ, अभिवृत्ति ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। जिसके पास क्लास नोट्स है मुझे दे दे, वरना मुझे फिर वो इधर उधर की फ़ोटो करनी पड़ेगी। जिसके पास क्लास नोट्स हो, अच्छी राइटिंग हो तो फोटोकॉपी करके भेज दें। ठीक, पढ़ें, कमेंट में बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी हो अच्छा बुरा बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।